हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम अपना प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज़ में नेक्स्ट सेशन है आज का। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ इट इज़ नेवर टू लेट टू बी हु यू माइट हैव बीन। यानी कि जो आप पहले कभी बनना चाहते थे, आपका पहले पास्ट में कोई सपना रहा होगा, ठीक है, तो कभी भी लेट नहीं होता कि हाँ अब हम वो नहीं अचीव कर सकते। मेरे हस्बैंड हैं, उनका ड्रीम है कि वो एलएलबी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब वो 34 इयर्स के हैं इस टाइम पे, लेकिन मैं उनको अभी भी मोटिवेट करती हूँ। वो खुद भी सोचते हैं कि 1 या 1.5 साल में वो दोबारा अपना एलएलबी का सपना करेंगे। हालांकि वो अपनी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन उनका सपना था। उस टाइम पे नहीं फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक थी, तो उन्होंने बीबीए कर लिया। ठीक है, लेकिन अब वो करना चाहते हैं तो वो करेंगे उस चीज़ को। तो इट इज़ नेवर टू लेट। आपका कोई ड्रीम अगर ऐसा रहा हो जिसको आप पहले करना चाहते थे लेकिन किसी भी वजह से नहीं कर पाए, तो अभी भी आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, फुलफिल। बस गवर्नमेंट जॉब्स के कंटेक्स्ट में हम ये चीज़ नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें एक एज का फैक्टर आ जाता है कि एक एज लिमिट होती है। ठीक है, तो उसके अलावा बाकी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते थे, कोई डिग्री करना चाहते थे, तो आप बाद में कर लीजिए। आजकल तो वैसे भी इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं जो आपको हर तरीके की डिग्री कोर्सेज करवा रहे हैं। ठीक है, तो अपने सपने को छोड़ना नहीं, उसको परस्यू करते रहना। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है वो है जो डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के ऊपर अभी हाल फिलहाल में चर्चा हुई है बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईटी राजीव चंद्रशेखर। ठीक है, उनके द्वारा। तो क्या प्रपोज किया गया है? इसमें प्रपोज किया गया है कि जो आईटी एक्ट 2000 है उसको, जो कि अब आउटडेटेड हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, बिकॉज देखो 2000 में जब वो बना था एक्ट, उस टाइम पे हो सकता है इंस्टाग्राम नहीं था, ट्विटर नहीं था, इस तरीके के चीज़ें नहीं थी। आज की डेट में इंटरनेट कितना ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है। ठीक है, कितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें इवॉल्व हो रही हैं एवरी डे बेसिस पे। टिकटॉक आ चुका है, कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं, हर कोई अपनी छोटे छोटे रील्स बना के, वीडियोस बना के, शॉर्ट्स बना के डाल रहे हैं। ठीक है, तो वो आउटडेटेड लॉज के ज़रिए काम नहीं हो सकता। तो उनके ऊपर जो चेंज करने की कोशिश की जा रही है, क्या उस दौरान में कमियां हैं नियमों में, जो भी बिल प्रपोज किया जा रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्या खामियां हैं, उनके ऊपर ये सारी चर्चा है। ठीक है, क्या चिंता का विषय है। तो ऑडियो शीतल मैम ने एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपने ऑडियो नहीं सुना तो टेलीग्राम पे जाके पहले आप ऑडियो सुनिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसके बाद आप वापस आके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसर्न रिगार्डिंग द प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 एंड इंटरनेट इंटरमीडियरीज। बोल रहे हैं जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं उनके और डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 के रिगार्डिंग क्या क्या मुख्य चिंता के विषय हैं। देखो, क्या मुख्य चिंता का विषय है? एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि सेफ हार्बर नहीं रह जाएगा। ठीक है, यानी कि जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं उनको, मतलब उनकी सेफ्टी नहीं रह जाएगी। यानी कि सरकार का उनके ऊपर दबाव होएगा, है ना, तो वो इतना आराम से, जितना ओपनली। अब आप देखो, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर इनको पता रहे, अभी आज के डेट में वो जो रूलिंग पार्टी है उनका भी मजाक उड़ा रहे हैं ओपनली। ठीक है, अगर उनको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही तो उनके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस रहेगा कि हर चीज़ को वो पास करेंगे तो वो चीज़ अलाउड होगी, अदरवाइज हटा दी जाएगी, तो क्या होगा? वो होगा ये कि हम भी नॉर्थ कोरिया या चाइना जैसी सिचुएशंस फेस करने लग जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे तानाशाही किस्म का एक तरह का रवैया हो जाएगा। फिर इंटरनेट का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, बिकॉज इंटरनेट लोग क्यों यूज़ करते हैं? ताकि उनके पास रियल इन्फॉर्मेशन आए। ठीक है, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। अब चलते हैं अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, द एक्ट विल प्रोवाइड अनरीजनेबल प्रोटेक्शन टू
इंटरनेट इंटरमीडियरीज बोल रहे। इंटरनेट इंटरमीडियरीज कौन कौन होते हैं? जैसे अपने फेसबुक, ट्विटर, जो भी उनके प्लेटफॉर्म्स हैं इंटरनेट यूज कर रहे हैं जो भी, उनको अनरीजनेबल मतलब बिना वजह के उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अगर डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 आ जाता है तो उनकी सेफ्टी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे कि वो लोग क्या उस आज़ादी के साथ में अपने प्लेटफॉर्म का यूज़ भी कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज टोटली इनकरेक्ट। The act will make it too difficult for internet intermediaries to remove harmful content, leaving users at risk। बोल रहे ये जो एक्ट है वो इंटरनेट इंटरमीडियरीज के लिए हार्मफुल कंटेंट को हटाना बहुत मुश्किल बना देगा, जिसकी वजह से यूजर्स रिस्क पर रहेंगे। जबकि इसके अंदर तो ये कहा गया है कि सरकार ने अगर किसी चीज़ को, जैसे जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, अगर उसने या फिर कोई दूसरी संस्था है उसने अगर ये डिक्लेयर कर दिया कि ये कंटेंट जो है रिस्की है, तो उनको एक नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद वो कंटेंट हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ये तो बहुत ईजी हो जाएगा उनके लिए कंटेंट हटाना, सरकार के लिए उनका कंटेंट हटाना। ठीक है, तो ये भी गलत है। The act will remove safe harbor protections for internet intermediaries, putting them at risk of legal consequences। कि उनकी सेफ्टी जो है वो रिस्क पे आ जाएगी, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई भी कानूनी दाव पे चल सकते हैं। ठीक है, अभी आज की डेट में जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके ऊपर हमारे देश में केसेस नहीं हो रहे हैं, है ना। अगर इसमें कोई कंटेंट नहीं पसंद में आ रहा तो ठीक है, ओपन प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी है, आप करना आप पसंद करें ना करें, ठीक है, लाइक करें डिसलाइक करें वो आपके ऊपर है। लेकिन फिर क्या होगा, वो लीगल बैटल्स में ही उलझे रह जाएंगे। इतने बड़े बड़े जो ये मेगा जाइंट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब बस उलझे रहेंगे। आज इस देश में केस लड़ रहे हैं, कल दूसरे देश में केस लड़ रहे हैं, उनकी लीगल टीम्स बस इधर उधर देशों में ही घूमती रहेंगी और वही करती रहेंगी, तो उनकी सेफ्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। What is the author's opinion on regulating hate speech and disinformation on internet? वो ऑथर का क्या ओपिनियन है हेट स्पीच और जो डिसइंफॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो आपने पैसेज पढ़ा है तो आपको पता है कि इंटरमीडिएरीज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है हेट स्पीच और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, बिकॉज उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम पे क्या अभी भी खैर काफ़ी हद तक आते हैं, पर लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा उनकी तादाद थी। व्हाट्सएप पे मैसेज कि इंडिया का यूएन में नेशनल एंथम जो है सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है, या फिर इस तरीके की बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ आती थी। तो प्लेटफॉर्म क्या था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही था इस तरीके की खबरों को फैलाने के लिए। अगर मैं आज की डेट में किसी के अगेंस्ट में कुछ बोलना चाहूँ तो मुझे क्या करना है, एक छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो बनाना है, व्हाट्सएप पे डालना है, उसको आगे सर्कुलेट करना है, उसके साथ में कुछ तथ्य वाली बात कह देनी है, बस वो फैल जाएगा, है ना। तो ये जो है ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों को चेक रखने के लिए, जो इंटरनेट। अब आपको पता है यूट्यूब का अपना एल्गोरिथम चलता रहता है, तो अगर हम उस तरीके का एल्गोरिथम डेवलप कर दें कि कोई हेट स्पीच वगैरह हो तो वो हमें पता चल जाए। आप चेक तो करते ही हैं वो वीडियोस को, यूट्यूब पे अगर कोई अपलोड होता है तो वीडियोस को चेक तो करते ही हैं, तो अगर एक दूसरे के अगेंस्ट हेट वाली कोई बात करें तो उनको चेक किया जाए। ठीक है, तो ये वो कर सकते हैं, लेकिन ऑथर के ओपिनियन में क्या होगा कि इंटरमीडिएरीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हेट स्पीच को फैलाने में या गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाने में। चलो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं। द गवर्नमेंट शुड हैव एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर रेगुलेटिंग हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, कि गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए पूरा कंट्रोल। ठीक है, अब अगर गवर्नमेंट के पास में पूरा कंट्रोल होएगा कि हेट स्पीच को रेगुलेट करे या डिसइंफॉर्मेशन, तो गवर्नमेंट उसको अपने हिसाब से भी तो यूज़ कर सकती है। कि आज की डेट में अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो वो कांग्रेस के अगेंस्ट में भी उसको यूज़ कर सकती है, आपके अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकती है। अगर आप रूलिंग पार्टी है तो वो बीजेपी के अगेंस्ट में भी यूज़ कर सकती है ना। तो फुल कंट्रोल की बात नहीं कही गई है।
intermediaries have a responsible role to play in regulating hate speech and disinformation on the internet। बोल रहे इंटरनेट इंटरमीडियरीज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है ये, कि वो हेट स्पीच के ऊपर नज़र बनाए रखें, उनको रोके फैलने से, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन जो है इंटरनेट पे, या हाँ गलत इन्फॉर्मेशन है उनको फैलने से रोकें। हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन शुड नॉट बी रेगुलेटेड ऑन इंटरनेट। बोल रहे हैं हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर कोई भी नियम कायदे कानून नहीं लगाए जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। आप खुद देखो, इंडिया इतना विविड प्रकार की शब्दावली का, लैंग्वेजेस का देश है। अगर सपोज करो कि एक पंजाबी ने किसी साउथ इंडियन के अगेंस्ट में हेट स्पीच फैलाना शुरू कर दिया, तो कितना बवाल मच जाएगा। और अगर इंटरनेट ने उसको रोका नहीं तो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है वो, है ना। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो ज़रूर बोल रहे हैं कि होना चाहिए रेगुलेशन, ठीक है, लेकिन किस प्रकार का होना चाहिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the significance of government's question regarding a safe harbor for intermediaries in proposed Digital Act 2023? बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का क्या क्वेश्चन है सेफ हार्बर के रिगार्डिंग इंटरनेट इंटरमीडियरीज के ऊपर, ठीक है। तो जो अपने आईटी मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईटी राजीव चंद्रशेखर है, उनने बोला है कि क्या ये ज़रूरी भी है, शुड दैट बी मैंडेटरी, मतलब उनको जो सेफ हार्बर जो दिया जा रहा है वो ज़रूरी भी है, वो चाहिए भी, उनको उसकी ज़रूरत भी है, या कहीं वो हट तो नहीं जाएगा, ठीक है। इस तरीके के सवाल उन्होंने बहुत गहराई से पूछे हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अपने ऑप्शंस। द गवर्नमेंट इज सीकिंग टू स्ट्रेंथन सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस फॉर इंटरमीडियरीज। बोल रहे हैं गवर्नमेंट जो है वो उम्मीद कर रही है, वो फिर जरिया ढूंढ रही है कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इंटरनेट इंटरमीडियरीज की जो स्थिति है, मतलब इंडिया में जो सेफ हार्बर क्या होता है, जहाँ पे आपने अपने हब्स बनाए होते हैं, जहाँ पे आप डॉक करते हैं, ठीक है, वो होता है हार्बर, ठीक है। तो यहाँ पे सेफ हार्बर किस लिए बोला गया है कि उनकी जो छोटा सा एक अपनी दुनिया बनी हुई है, सेफ हार्बर है, ठीक है, उसको मजबूत किया जाए। गवर्नमेंट इसके ऊपर कदम उठा रही है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट नहीं देख रही है इसके बारे में। द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एलिमिनेटिंग सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस फॉर इंटरमीडियरीज। बोल रहे गवर्नमेंट ऐसे ऐसे विचार कर रही है कि वो पूरी तरीके से निरस्त कर दे उनके सेफ हार्बर प्रोटेक्शन को, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने राजीव चंद्रशेखर ने ये सवाल उठाया कि क्या ज़रूरी भी है उनके लिए सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ठीक है। उन्होंने सबसे बड़ा ही क्वेश्चन चिन्ह के ऊपर लगा दिया कि उनको सेफ हार्बर की ज़रूरत है भी या नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट यही विचार कर रही है कि उनका एलिमिनेट कर दिया जाए। The government is seeking to maintain the current level of safe harbor protections for intermediaries। बोल रहे हैं गवर्नमेंट तरीके ढूंढ रही है कि एक लेवल तक का सेफ हार्बर उनको मिलता रहे, ठीक है, या फिर द गवर्नमेंट हैज़ नॉट मेड इट्स स्टैंड्स क्लियर ऑन सेफ हार्बर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज। कि गवर्नमेंट ने अभी तक अपना जो स्टैंस है, क्या उनका नज़रिया है, वो क्लियर ही नहीं कर रहा है, ठीक है, कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के ऊपर उनका क्या स्टैंस है वो भी क्लियर ही नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग एलिमिनेटिंग द सेफ हार्बर प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरमीडियरीज इज द करेक्ट आंसर। पैसेज की टोन क्या है, अब देखो पूरे पैसेज में आपने देखा, सुना आपने, पढ़ा आपने कि उन्होंने चिंता का ही विषय बताया हुआ है, कंसर्न्ड है वो पूरे पैसेज में। क्यों है कंसर्न्ड? क्योंकि अच्छा गवर्नमेंट ज़्यादा उसके ऊपर रोक टोक तो नहीं लगा देगी, वो अगर रोक टोक लगाएगी तो क्या उनकी आज़ादी तो नहीं क्षतिभूत हो जाएगी, ठीक है, अगर उनकी आज़ादी नष्ट हो जाती है तो क्या हमें उस तरीके का कंटेंट मिल पाएगा। यानी कि आज जो हम एक अनबायस्ड चीज़ें इंटरनेट पे देख रहे हैं, कई सारे नहीं है बट कई सारी चीज़ें हैं जो अनबायस्ड है, ठीक है, बिल्कुल दोनों पक्षों के, क्या वो मिल पाएंगी, ठीक है। तो उनने बहुत कंसर्न जताया है।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। What is the primary concern raised in the passage? पैसेज में प्राइमरी कंसर्न क्या रेज किया गया है? वो ये रेज किया गया है प्राइमरी कंसर्न कि जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज हैं उनके ऊपर हम एक बोझ डाल रहे हैं कि ये हमारे नियम कायदे कानून है, आपको इनके अनुसार ही चलना पड़ेगा, ठीक है, वरना हम आपको अपने यहाँ पे नहीं चलने देंगे, वरना आपको सेफ्टी की गारंटी नहीं है, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ये उनके ऊपर बर्डन डाल रहे हैं, ठीक है। और यही मुख्य कंसर्न है कि आप कंपनीज के ऊपर जो इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, न्यूज़ हाउसेस हैं, आप उनके ऊपर इस तरीके का बर्डन ना डालें, ठीक है, क्योंकि उससे उनका जो सेफ हार्बर वाला जो कंसेप्ट है वो डिस्टर्ब होएगा, ठीक है, वो कोरोड हो जाएगा। पहला देखते हैं ऑप्शन, द नीड टू रिप्लेस द IT एक्ट 2000 विद मोर रोबस्ट डिजिटल इंडिया एक्ट 2023। बोल रहे हैं कि जो IT एक्ट 2000 है उसको अब हमें बदलने की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा ही कठोर, ज़्यादा ही दृढ़ जो एक डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 आएगा उसके साथ में, ठीक है। तो वो तो उन्होंने बोला है कि हाँ बदलने की ज़रूरत है, पर क्या वो प्राइमरी कंसर्न है इस पैसेज का प्राइमरी कंसर्न ये नहीं है। द इंक्रीजिंग burden of compliance on internet intermediaries and the potential erosion of safe harbor provisions। बिल्कुल सही कि जो इंटरनेट इंटरमीडियरीज के ऊपर नियम कायदे कानूनों के अनुसार चलने की जो अतिरिक्त भार पड़ने वाला है, ठीक है, वो उनको ना सेफ हार्बर की तरफ, मतलब उनका ये भी हो सकता है कि वो यहाँ से अपने हब से उठा ही ले, ठीक है, यहाँ पे नहीं, हमने नहीं करना। अब जैसे चाइना में शायद गूगल नहीं काम करता और कुछ और कंपनीज हैं जो काम ही नहीं करना चाहते, जिनको ओपन स्पेस तो चाइना ने दिया है लेकिन वो कंपनीज काम नहीं करना चाहते वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग अपना ये सारा बंद करके तामझाम यहाँ से निकल लें कि नहीं हमने यहाँ पे काम ही नहीं करना है। तो ठीक है, नियम बनाओ, बट उस तरीके से नहीं कि उनको वो बोझ लगे, मजबूरी लगे, ठीक है, उस तरीके से कि हाँ दे विल बी हैप्पी टू एक्सेप्ट कि हाँ हम कर सकते हैं, इतना तो हम आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी, द इंक्रीज बर्डन ऑफ कंप्लायंस ऑन इंटरनेट इंटरमीडियरीज एंड द पोटेंशियल इरोजन ऑफ सेफ हार्बर प्रोविजंस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज? पहला देख लेते हैं, द प्रोपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 seeks to replace the outdated IT Act 2000। सही बात है, ये उसी को रिप्लेस करने वाला है IT एक्ट को, ठीक है। The government is working towards increasing the compliance burden on the internet intermediaries इंक्लूडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये भी सही है, इसके बारे में तो हमने पिछले सारे लगभग सभी क्वेश्चंस में यही पढ़ा है कि उनके ऊपर कंप्लायंस का बोझ पड़ने वाला है, ठीक है, और गवर्नमेंट रास्ते निकाल रही है कि और से और वो इसके अंदर बाउंड होते जाएं, नियमों के अंदर बाउंड होते जाएं, ठीक है। द IT रूल्स स्पेसिफिकेशंस ऑन गिविंग यूजर्स प्रायर नोटिस बिफोर रिमूविंग कंटेंट और डिसेबलिंग एक्सेस आर नॉट नेसेसरी। बोल रहे हैं जो IT रूल्स हैं उनके अनुसार अगर सरकार बोलती है या कोई भी जो संस्था है जो इसके ऊपर नज़र रखेगी, अगर वो बोलती है कि ये जो कंटेंट है ये सही नहीं है और इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो वो आपको नोटिस दें और फिर वो कंटेंट हटाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि ये ज़रूरी है कि आपको उनको नोटिस देना है, उनको बताना है कि किन कारणों से आपको ये हटाया जा रहा है कंटेंट, और फिर उसका कंटेंट हटाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया गलत, ओके। सो C is the correct answer because the statement is incorrect. Which of the following is true based on the passage? Regulation of hate speech, disinformation on the internet। बोल रहे हैं जो हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन है इंटरनेट पे, उसके रिगार्डिंग, उसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी बात जो है वो ट्रू है, सही है। शुड नॉट इन्वॉल्व, देखो अब ये इतना सेंटेंस है, इसको आगे हमने कंप्लीट करना है। रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच एंड डिसइंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट should not involve intermediaries such as social media and
डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स बोल रहे हैं, इसमें ये वो संस्थाएं, वो इंटरनेट संस्थाएं नहीं आनी चाहिए जैसे कि सोशल मीडिया, यानी कि क्या हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये सब क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स इसके अंडर में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पैसेज में बोला गया है? नहीं, पैसेज में ऐसा नहीं बोला गया है। इज नॉट नेसेसरी एज IT Act 2000 इज स्टिल रेलिवेंट टुडे। ये तो बिल्कुल गलत है, वो तो कब का आउटडेटेड हो चुका है ना, 2000, अब तो 2023 चल रहा है, हो सकता है कि वो 2008 में ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया हो, तो ये भी बिल्कुल गलत है। Involves the compliance burden being increased on intermediaries। बोल रहे हैं कि जो रेगुलेशन ऑफ हेट स्पीच और डिसइंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट है, इसमें ये भी इंक्लूड किया जाता है कि जो अतिरिक्त भार पड़ेगा इंटरनेट इंटरमीडियरीज के ऊपर। ठीक है, जो भी उनके नियम कायदे कानून बनेंगे उनके अनुसार चलने पे जो अतिरिक्त भार पड़ेगा, ठीक है, वो भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये उनके ऊपर भार तो एक्स्ट्रा पड़ने ही वाला है। फाइंड आउट द एरर इफ एनी। ठीक है, द स्ट्रक्चर ओवरलुक्स द वैली एंड इज वेरी हार्डली नोटिसेबल फ्रॉम द बिजी हाईवे। अब देखो यहाँ पे पूरा सेंटेंस ठीक है, यहाँ पे देखो वेरी हार्डली, वेरी किसी चीज़ की एक्सट्रीम को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि टुडे इज़ वेरी हॉट, टुडे द वेदर इज़ वेरी हॉट, टुडे द वेदर इज़ वेरी कोल्ड। ठीक है, तो वेरी क्या है, कोल्ड है, वेरी कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, एक्सट्रीमिटी बताने के लिए यूज़ हो गया वेरी। हार्डली जो है स्कैरसिटी बताने के लिए, तो एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा मात्रा बता रही है और एक चीज़ बहुत कम मात्रा बता रही है, दोनों एक साथ कैसे यूज़ हो सकते हैं? नहीं हो सकता। हार्डली मतलब बड़ी मुश्किल से वो दिख रहा है, बड़ी मुश्किल से वो विजिबल है, ठीक है, और तुम उसे और ढक रहे हो। ठीक है, तो हार्डली मतलब स्कैरसिटी बता रहा है कि बड़ी मुश्किल से तो ये चीज़ हो पा रही है, तो यहाँ पे वेरी यूज़ नहीं होगा हार्डली के साथ में, तो सी वाले में एरर है। ठीक है, एवर सो ऑफन, अच्छा ठीक है, ये यहीं पे सामने ही गलती है। ऑफन गेट caught all professional employees up with the meeting demands to achieve professional goals and neglect their professional lives। ठीक है, तो ever so often नहीं होता, every so often। every का मतलब every so often मतलब एक आप टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं कि इस कभी कभार ऐसा होता है या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो एक टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। एवर सो ऑफन जो है, जिसको बोलते हैं समटाइम्स या ओकेजनली, कभी कभार ऐसा हो जाता है। ठीक है, वो है, तो यहाँ पे एवर की जगह आएगा एवरी, तो ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, उसमें एरर है। अ स्मॉल डिप्रेशन कैन बी सीन इन द सेंटर ऑफ सिंगल सेल केव। अब यहाँ पे डिप्रेशन का क्या मतलब है, मानसिक संतुलन, मानसिक तनाव का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। डिप्रेशन मतलब किसी तरीके का बेंड। ठीक है, अब क्योंकि बात करें यहाँ पे सिंगल सेल केव की बात कर रहे हैं, तो ये केव है, अब पहले से खड़ी थी, अब उसमें थोड़ा सा यहाँ पे बेंड आ गया हुआ है। क्यों, ऊपर पहाड़ है या कुछ भी है, तो वो मौसम की मार झेल झेल के शायद हो सकता है थोड़ा बेंड आ गया हो। ओके, कहाँ थे हम? Be seen in the center of the single cell cave which can accommodate a few peoples नहीं होता, because people जब हम बोलते हैं तो people itself is plural। ठीक है, क्योंकि लोग जब आप बोल रहे हो कि बहुत सारे लोग है ना, तो बहुत सारे बोलने की क्या जरूरत है, लोग मतलब है ही लोग, वहाँ पे दुनिया को ही बोल रहे हैं पीपल। अब पीपल लिव ऑन ह्यूमन बींग्स लिव ऑन अर्थ। ठीक है, तो वो इंसान ही रह रहे हैं ना, इंसान मतलब
पीपल आप इंसानों को डोनेट करें जो कि एक से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है कि कुछ लोग, ओके। तो यहाँ पे डी में एरर है। Fill in the blanks with the most appropriate combination of words. A key to the success of any welfare program is the dash in its implementation. ठीक है, उसका किसी भी अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम के जो सक्सेस का की है वो किस चीज़ में होता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, या तो उसका गुड इम्प्लीमेंटेशन हो तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है, स्ट्रैटेजिक इम्प्लीमेंटेशन हो तभी वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे ये बताना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, किस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जिसकी वजह से वो अच्छा सक्सेसफुल हो पाए, ठीक है। इन the 17 years since the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has been implemented, बोल रहे हैं 17 साल हो गए जब से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम लागू हुई है, ठीक है, चलाई गई है। स्टडीज हैव asserted its net positive impact in the rural areas. तो स्टडीज़ में ये पाया गया कि इसका जो टोटल पॉजिटिव जो इम्पैक्ट रहा वो रूरल एरियाज़ में रहा। देखो सबसे पहली बात तो इसका नाम ही क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, यानी कि गांव के लोगों को बेरोजगारी से रोज़गार देने की बात की जा रही है, ठीक है। उसमें भी इसका फिर वो कह रहे हैं कि शहरों में लोगों ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लिया, ओके, ये ज़्यादातर गाँव में ही इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। From reducing dash through providing off season employment, ओके, तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमने कमी कर दी जो ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट है उसमें, यानी कि एंड देयर बाय इम्प्रूविंग हाउस होल्ड कंजम्पशन अमंग द इनवेरिएबली पुअर सिटीजन्स हु अवेल द स्कीम to acting as insurance during monsoon deficient seasons। बोल रहे हैं कि जैसे अब आप ये समझ लो कि अगर कोई खेती बाड़ी कर रहा है, ठीक है, तो उसका सारा चीज़ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बारिश के ऊपर, मानसून के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई हाथ नहीं है, उसका कोई जोर नहीं है, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट हो तो हमने कुछ चीज़ रिड्यूस कर दी है। अब वो क्या रिड्यूस करी है हम अपने ऑप्शन में चल के देखते हैं। एंड देयर बाय इम्प्रूविंग हाउस होल्ड कंजम्पशन अमंग द इनवेरिएबली पुअर सिटीजन्स, और जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं उनका जो हाउस होल्ड कंजम्पशन है, यानी कि घर में खाना बनाना हो गया और राशन वगैरह हो गया, तो हाउस होल्ड की जो भी उनकी चीज़ें हैं, हु अवेल द स्कीम, उनको वो मतलब जो वो स्कीम लेते हैं। अब मेरे कुछ नोन में हैं जो इसमें मनरेगा में काम करते हैं, तो उनको जैसे एक बार उनके 90 डेज़ या 100 डेज़ पूरे होने पर गैस जो इंडक्शन स्टोव होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले जो इंडक्शन होते हैं, वो उनको दिया गया, साइकिल उनको दी गई काम पे आने जाने के लिए, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें उनको एज अ गिफ्ट के तौर पे दे के जो उनको डेली काम में आने वाली चीज़ें उनको भी पूरा करा जा रहा है, ठीक है। Helped by works generated, the scheme continues to be robust welfare tool, और ये बड़ा ही दृढ़ जो है वेलफेयर टूल के तौर पर अभी भी चल रही है, ठीक है। This was even clearer during the pandemic, और पेंडेमिक के टाइम पे भी ये साफ हो गई बातें। When thousands of migrant workers who left urban areas due to the lockdowns took up working under the मनरेगास in rural areas where demand for manual but dash work peaked, बोल रहे हैं। और लॉकडाउन के दौरान पे इसने और भी अच्छा काम किया जब थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो अपने शहरी आवास, मतलब जहाँ पे भी शहर में वो रहते थे, वो सब छोड़ के गांव की तरफ गए ना, तो उनको वहाँ पे कहाँ काम मिलना था, अब गांव गए हुए हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है,
तो लॉकडाउन हटा, अब एकदम से शहर भी नहीं आ सकते क्योंकि पता भी नहीं था कितना लंबा चलेगा कितना नहीं। तो जैसे जैसे बीच में ना लॉकडाउन हट रहा था तो मनरेगा के काम स्टार्ट हो रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे उन लोगों ने थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर ली। There is of course the case that the scheme has still not dashed into creating more useful assets beyond roads and irrigation canals and requires broad basing the better implementation। बोल रहे ठीक है, उनने मेन स्ट्रीम का काम कर दिया और बेरोजगारी वालों को रोजगार दे दिया, लेकिन अभी भी इस स्कीम ने या तो फेल हुई है या फिर फुलफिल नहीं कर पाई है कि क्या बनते हैं मनरेगा के अंदर, रोड बनते हैं, ठीक है, मैंने तो अभी तक रोड ही बनते देखा है। इसके अलावा वो बोल रहे हैं कि इरिगेशन कैनाल्स, जो कैनाल्स बनाया जाते हैं पानी के लिए, ठीक है, फसलों को इरिगेट करने के लिए इरिगेशन कैनाल्स बनते हैं, और रिक्वायर्स ब्रॉड बेसिंग द बेटर इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी तक इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाए, और अगर हम करना चाहते हैं तो हमें अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, अपने आइडियाज़ को ब्रॉडन अप करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसका बेटर हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। बट इट मस्ट बी सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट्स ट्रीटमेंट of the scheme has graduated from the case of dash acceptance of its need because of its popular impact to treating it as fiscal burden। बोल रहे हैं लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट्स हैं उनने इस स्कीम को इस तरीके से ट्रीट करा, इसके इस तरीके से प्रचार करा, केस ऑफ डैश एक्सेप्टेंस of its need because of its popular impact to treating it as a fiscal burden। जो कि उनका क्या विचार था कि हम इसको ना बोझ की तरह बताएंगे कि ये देखो हमारे ऊपर सालाना इतना बोझ और पड़ता है। मनरेगा वालों को पता है कितनी सैलरी उनकी, पहले अभी कुछ टाइम पहले तक उनकी 198 रुपीज़ सैलरी थी दिन की दिहाड़ी। अगर आप बाहर भी मजदूरी करना चाहते हैं, मतलब आप तो नहीं जाएंगे, बट जो मनरेगा के लोग हैं, अगर कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है तो आज की डेट में 500 रुपये दिहाड़ी ले रहे हैं, और मनरेगा वालों को क्या दे रहे हैं 198। उसमें भी उनको क्या बोलेंगे कि ये जी हमारे ऊपर सरकार के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, इतना इतना हम लोगों को उनको नौकरियां दे रहे हैं, उनका इतना खर्च उठा रहे हैं, ठीक है। तो वो उनकी यही स्कीम थी कि हम इसको इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। ओके, A key to success of any welfare program is the dash in its implementation। क्या होना चाहिए उसके implementation में? पोटेंशियल होना चाहिए? नहीं, पोटेंशियल की बात नहीं हो रही। अप्रोच होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच अगर बोलते तो हो भी सकता था, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो अप्रोच, खाली अप्रोच तो नहीं आएगा। कन्विक्शन, कन्विक्शन यानी कि डेडिकेशन, समर्पण, बहुत स्ट्रॉन्ग उनका ओपिनियन होना, वो होता है कन्विक्शन। तो कन्विक्शन होना चाहिए, वो भी सही है। ओनस, ओनस का मतलब होता है कि आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप लायबल हैं, ठीक है, ओनस। तो यहाँ पे कन्विक्शन, ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। From reducing dash through providing off-season employment and thereby improving household consumption among the invariable poor citizens who avail the scheme to acting as insurance during monsoon deficient seasons। बोल रहे हैं कि जो ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको घटाने के लिए एंड देयर बाय और हाउस होल्ड कंजम्पशन का अच्छा करने के लिए जो लोग इस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं, ये स्कीम उनके लिए इंश्योरेंस एजेंट की तरह भी काम करती है। यानी कि उनकी मॉनसून, जैसे अगर मान लो कि बरसातें नहीं हो रही, अब इतने मेरे खेत हैं, ठीक है, मैंने खेती बाड़ी करी, लेकिन सपोज करो अब खेत एक दिन बीज दिए, फिर वो
उनको वो करना पड़ता है, गुड़ाई करनी पड़ती है, वो कर दी, ठीक है। उसके बाद सारे दिन भर में इतने सारे दिन होंगे, उसमें क्या करना है, जब तक पकेगी नहीं तब तक क्या करना है। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए उनको एक इंश्योरेंस, मानसून का इंश्योरेंस के तौर पे क्या मिला, मनरेगा मिल गया। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं, पेन्यूरी। पेन्यूरी का मतलब होता है कि एकदम गरीब, बड़ा ही गरीब, ठीक है, बड़ा ही बेचारा लाचार सा, गरीब सा। ओके, तो फ्रॉम रिड्यूसिंग पेनरी थ्रू प्रोवाइडिंग ऑफ सीजन, मतलब गरीबी हटाने का ऑफ सीजन एम्प्लॉयमेंट दिया गया है मनरेगा के थ्रू। क्यों? क्योंकि उनको गरीबी हटानी थी, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेन्यूरी। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है जटिलता, हर्डल का मतलब होता है आगे रुकावट, ठीक है, और वेज का मतलब होता है तनख्वाह। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन 1 पेन्यूरी इज द करेक्ट आंसर, which means A, only 1 is correct. Question number 12th. Question. This was even clearer during the pandemic when thousands of migrant workers who left urban areas due to lockdowns took up वर्क अंडर दी मनरेगास। और इस बात को और साबित कब कर दिया गया, सत्यता कब मिल गई, जब कोविड के दौरान पे ज़्यादातर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो शहरों को, अपने शहरों को छोड़ के अपने अपने गांव में गए थे, उन्होंने लॉकडाउन के दौरान में मनरेगा में काम किया रूरल एरियाज़ में, ठीक है। वेयर द डिमांड फॉर मेनियल बट डैश वर्क। मेनियल क्या होता है, मेनियल बट मतलब इस तरीके के काम के लिए जो कि लंबे टाइम तक चले, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना ऑप्शन। सबसे पहला है अपना डिप्रेस्ड। अब डिप्रेस्ड हमने पहले पढ़ा थे, मानसिक बीमारी की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे थोड़ा सा कर्व जिसमें आ गया नीचे की तरफ, यानी कि गिरावट आई है इस तरह का। तो डिप्रेस मतलब गिरावट वाला, तो ऐसा तो काम उनको नहीं करना था। विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है जैसे आपने कुछ चीज़ देखी है ना, आपने कुछ चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, तो ऐसा काम भी नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। सेलिएंट, सेलिएंट का मतलब होता है सेलिएंट का मतलब होता है कि आपने बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ऑर्जस का मतलब होता है डिफिकल्ट, ठीक है। तो डिफिकल्ट भी नहीं है वो काम, तो कैसा काम है, इनमें से कोई भी नहीं। ओके, सो ऑप्शन E is the correct answer, none of the above. There is of course the case that the scheme has still not dashed into creating more useful assets. बोल रहे हालांकि ठीक है इतना इतना काम किया, लेकिन अभी भी ये बात भी प्रिवेल करती है कि इतना यूजफुल नहीं रहा। रोड्स बनाने के अलावा और कुछ, रोड्स और कैनाल्स बनाने के अलावा और कुछ नहीं बना पाए। तो हो सकता है वो चाहते गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बना देते, या फिर स्कूल कॉलेजेस वगैरह बनवाते मनरेगा के थ्रू तो वो चीज़ नहीं कर पाए, वो लोग फेल हो गए उसमें। केटर, केटर पहला ऑप्शन है केटर। केटर मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में, मतलब आप इस विचार को आप केटर करते हैं, मतलब आप इसको अग्री करते हो और आप अब इसके बारे में आगे विचार विमर्श करेंगे, ठीक है। तो वो होता है केटर, टू प्रोवाइड व्हाट समबडी समथिंग वांट्स। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब किसी को पहचान देना या फिर मानना, एक्सेप्ट करना, ठीक है, वो होता है रिकॉग्नाइज। लीड, लीड का मतलब होता है आगे चलना, लीड करना मतलब पीछे पीछे आपके लोग फॉलो कर रहे हैं। या फिर ट्रांसेंडेड, ट्रांसेंडेड, ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि आपने ना किसी चीज़ को सरपास कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया, एक्सक्लूड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ मेरे को। तो ऑप्शन बी मतलब 4 ट्रांसेंडेड, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। But it must be said that Union government's treatment of the scheme has graduated from a case of dash acceptance. कैसी एक्सेप्टेंस है, नेग्लेक्ट मतलब बिल्कुल ज़ीरो एक्सेप्टेंस है,
नेग्लेक्टेड एक्सेप्टेंस है, मतलब इसको मान्यता देने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए उनने मतलब विचार विमर्श नहीं किया। ठीक है, तो किस तरीके की एक्सेप्टेंस है देखते हैं। क्रॉनिक, क्रॉनिक का मतलब होता है हैबिचुअल, एकदम कांस्टेंट। ल्यूक वार्म का मतलब होता है, ल्यूक वार्म का वैसे तो मतलब होता है गुनगुना हल्का, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मिसप्लेस मतलब अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाना, मतलब जहाँ पे रखी हुई थी वहाँ पे अब चीज़ मिल नहीं रही है, वो क्या होगी, मिसप्लेस होगी। ऑडेसियस का मतलब होता है बोल्ड, ठीक है, डेयरिंग एकदम। ओके, तो हमें ये केस किस तरीके का केस बना दिया गया, ये बना दिएगा मिसप्लेस्ड एक्सेप्टेंस, मतलब इनकी एक्सेप्टेंस एकदम सामने नहीं आई, जिस टाइम पे होनी चाहिए थी उस टाइम पे नहीं थी, जिस टाइम पे नहीं कुछ बोलते और फर्क नहीं पड़ता उस टाइम पे उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। सो ओनली सॉरी इसका आएगा लूक वार्म। लूक वार्म का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, तो वो यही था कि इस केस में उन्होंने ज़्यादा एक्सेप्टेंस के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाया ज़्यादा। ओके, सो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर, सी ओनली 2, सी ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। बोल रहे इन सेंटेंसेस को लॉजिकल सीक्वेंस में बनाओ। सबसे पहला है इंडिया इज सीकिंग ग्लोबल एंडोर्समेंट दैट नॉन फिएट क्रिप्टो करेंसीज हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, यानी कि जो नॉन फिएट वाली जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, इंट्रिंसिक आंतरिक कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और इस तरह का क्या चाहती है इंडिया, ग्लोबल एंडोर्समेंट चाहती है, मतलब दुनिया से इंडिया इस चीज़ की मांग कर रही है, गुहार कर रही है। ओके, The Reserve Bank of India is testing the digital rupee for wholesale and retail transactions। बोल रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डिजिटल रुपी को होलसेल और रिटेल ट्रांजैक्शंस के लिए टेस्ट कर रहा है। ठीक है, द इंडियन गवर्नमेंट इज रेगुलेटिंग क्रिप्टो करेंसीज टू कर्ब इलीगल एक्टिविटी एंड वाइडन द स्कोप ऑफ स्क्रूटनी बियॉन्ड कंट्रीज बॉर्डर। ठीक है, बोल रहे इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ढूंढ रही है तरीके, है ना, और उसके ऊपर कोई भी इलीगल एक्टिविटी ना हो पाए उसको रोकने के तरीके ढूंढ रही है। और जो इसके कंट्रीज़ के बाहर, मतलब सिर्फ इंडिया में क्रिप्टो करेंसी नहीं चले, बाहर के देशों में भी हम इसको यूज़ कर पाए। अगर हमारे पास इतनी क्रिप्टो करेंसी है तो हम उसको बाहर एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए कैसे यूज़ करें, उसके ऊपर भी नए नए वो विचार ढूंढ रही है। ठीक है, तो यहाँ ये देखो जो ये स्टेटमेंट है सी वाला, ये एक तरीके से इनिशियल स्टेटमेंट है कि इंडिया जो है वो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाह रही है। ठीक है, स्टार्टिंग स्टेटमेंट बन गया ये। ओके, तो सी फर्स्ट हो जाएगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड आर ड्यू टू प्रोवाइड इनपुट्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी इंसाइट्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज लेटर दिस ईयर। बोल रहे हैं जो IMF है, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, उन्होंने अभी तक अपने इनपुट्स नहीं दिए हैं किसके ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी इंसाइट्स के ऊपर। अभी तक अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं कही है कि हम इसको सही मानते हैं, मतलब अभी तक उन्होंने अपना स्टैंड नहीं दिया है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये भी उनकी तरफ से पेंडिंग है। India's position on digital assets places it at the forefront of any global response to regulating them। बोल रहे इंडिया की जो पोजीशन है, ठीक है, डिजिटल एसेट्स पे, वो उसको एकदम फ्रंट में सबके आगे खड़ा कर देती है, सबसे आगे खड़ा कर देती है। कोई भी ग्लोबल रिस्पॉन्स हो अगर उनको रेगुलेट करने के लिए, उसमें सबसे आगे कौन खड़ा है, इंडिया खड़ा है। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे, अभी हमने पिछला आर्टिकल भी पढ़ा, उसमें हम इंटरनेट इंटरमीडिएट्स को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। कल जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें हम डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने, तो इंडिया सरकार जो है हर तरफ अपना रेगुलेशन वाला ही जरिया अपनाना चाह रही है।
अब देखो जो बी स्टेटमेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो टेस्ट कर रहा है डिजिटल रुपए के ऊपर, ये हो जाएगा सेकंड स्टेटमेंट हमारा। इंडियाज पोजीशन ऑन डिजिटल एसेट्स प्लेसेस इट एट द फोरफ्रंट, ये हो जाएगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट। इंडिया इज सीकिंग global endorsement that non-fiat cryptocurrencies have no intrinsic values। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा थर्ड, 1 2 3 4, फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएगा। कहाँ है? और इसके बाद डी जो है वो हमारा फिफ्थ स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि CBEAD, ये हमारा स्टेटमेंट का ऑर्डर रहेगा। ठीक है, सो CBEAD, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज के सेशन में इतना ही। PDF आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ऑडियो एक्सप्लेनेशन पूरे पैसेज का आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस को इंग्लिश माध्यम के थ्रू बहुत इम्प्रूव किया है। आप भी जुड़ना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से ऐप भी हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। कीप liking it, sharing it, and do subscribe.